हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मटेरियल मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट का हमने 6th क्लास देखा, जिसमें हम यूनिट 2 स्टार्ट किए हुए थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे। आगे आज हम इसी को कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा आज 7th क्लास है। देखेंगे की एक्टिविटीज़ इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मुख्य गतिविधियाँ क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत हम प्रोक्योरमेंट, खरीद, प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन योजना बनाना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री प्रबंधन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, गोदाम प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन प्रबंधन, डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग, मांग और आपूर्ति योजना, कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखेंगे हम लोग क्या होता है इसके में। तो प्रोक्योरमेंट, खरीद। प्रोक्योरमेंट इंक्लूड्स selecting suppliers, negotiating price and purchasing raw material or goods. It ensures timely availability of quality material. खरीद में हम लोग क्या देखते हैं कि खरीद में सप्लायर चुनना, जो व्यक्ति हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं उसको चुनना, और क्रेता और विक्रेता मीन सप्लायर और जो कस्टमर है उनके बीच बातें होंगी मटेरियल के पर्पस से, और उनके द्वारा कीमत तय किया जाएगा। जो रॉ मटेरियल हम खरीदने वाले हैं उनका कीमत तय किया जाएगा। कच्चा माल या सामान खरीदना शामिल है। ठीक है, तो खरीद के अंतर्गत ये सारी चीज़ शामिल है। सप्लायर चुनेंगे, कीमत तय करेंगे और माल हम खरीदेंगे, मटेरियल हम खरीदेंगे। तो यह गुणवत्ता वाली सामग्री समय पर उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो खरीद के माध्यम से हम सप्लायर का चयन करते हैं जो हमको वो मटेरियल सप्लाई करने वाला है। सप्लायर चयन करने के बाद हम उसका मूल्य निर्धारित करते हैं, सामग्री का कीमत तय करते हैं, फिर कच्चा माल खरीदते हैं और जो गुणवत्ता की हमको प्रोडक्ट चाहिए उस गुणवत्ता के लिए हम सप्लायर से डील करते हैं। तो खरीद के माध्यम से हमें कच्चा माल की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड, प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन योजना। प्रोडक्शन प्लानिंग डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। इट हेल्प अवॉइड डिले एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। उत्पादन योजना यह तय करती है कि क्या बनाना है। उत्पादन योजना, अब प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम ये तय करते हैं कि हमको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है और कब बनाना है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, कितनी मात्रा रहेगी उसकी, और कब बनाना है, कौन से समय में हमको बनाना है। इससे क्या होगा कि जो संसाधनों का सही उपयोग हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, सही उपयोग कर पाएंगे, देरी नहीं होगी। मार्केट में जो डिमांड आ रहा है, कौन से टाइम में हमको डिमांड आएगा उस प्रोडक्ट का, या कौन से टाइम पे मार्केट में डिमांड हमारा बढ़ने वाला है, तो उससे पहले हम पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान लगा करके यह तय करते हैं कि इस समय में इतनी मात्रा में हमको क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं कौन से समय में कितनी मात्रा में हमको प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम यह तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमको कितनी मात्रा में कौन से समय में आवश्यकता पड़ेगी, इसका हम योजना बनाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट maintain the right stock level to avoid overstocking or stock out. Technique include EOQ, ABC analysis and safety stock. इन्वेंट्री प्रबंधन में सही मात्रा का स्टॉक बनाए रखना शामिल है। ठीक है, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स स्कंद का प्रबंध करना है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सही मात्रा में स्टॉक को बना करके रखते हैं ताकि अधिक स्टॉक और स्टॉक की कमी स्थिति पैदा ना हो।
ठीक है। अधिक स्टॉक होने से क्या होगा कि हमारा रॉ मटेरियल खराब होने की संभावना रहेगी। कम स्टॉक होने से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इन दोनों स्थिति से हमको बचना है और हमको एक सही मात्रा में स्टॉक मेंटेन करके रखना है। इसमें हम EOQ, ABC एनालिसिस और सेफ्टी स्टॉक जैसे तकनीक शामिल करते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस हम ऊपर पढ़ लिए हैं। तो इन सारी टेक्निक्स का उपयोग करके हम बेहतर तरीके से इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, गोदाम प्रबंधन। वेयर हाउस मैनेजमेंट इंक्लूड प्रॉपर स्टोरेज, हैंडलिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मटेरियल। इट इंश्योर्स सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स। गोदाम प्रबंधन में सामग्री का सुरक्षित भंडारण, गोदाम जो प्रबंधन करेंगे आप, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसका हम सुरक्षित तरीके से भंडारण करते हैं, संचालन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और गोदाम से मटेरियल को निकालना, ये सारा चीज़ शामिल होता है। इससे क्या होगा कि गोदाम प्रबंधन करने से हमारा जो माल है वो सुरक्षित रहेगा, सुव्यवस्थित रहेगा। कौन से सामग्री की आवश्यकता हमको कब पड़ रही है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कौन से मटेरियल को हम वेयर हाउस से पहले निकालें ताकि वो खराब ना हो, ये सारा चीज़ जो है सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रूट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड डिलीवरी टू कस्टमर। It focuses on timely and cost efficiency movement of goods. Efficient movement of goods. परिवहन में परिवहन के साधन चुनना। अब ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे कि जो हमारा मटेरियल बन करके तैयार हुआ है उसको हम सेफली कस्टमर तक पहुंचाएं, है ना। तो परिवहन में परिवहन के साधन चुनेंगे, कौन से परिवहन से हमको भेजना है, क्या वो बाई रोड भेजना है या जल के मार्ग से भेजना है ना। तो वो साधन चुनेंगे कि कौन से मार्ग से हमको भेजना है। योजना बनाएंगे, समय निर्धारण करेंगे कि कौन से साधन से कितने समय में पहुंच सकते हैं, ये निर्धारित करेंगे और हमको कितने समय में वो माल पहुंचाना है ये समय डिसाइड करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम राइट मार्ग का चयन करेंगे और ग्राहकों तक डिलीवरी शामिल है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, जो परिवहन करने वाले हैं उसका साधन चुनेंगे, किसके माध्यम से हम परिवहन करने वाले हैं, मार्ग का योजना बनाएंगे, कौन से मार्ग से जाएंगे, समय निर्धारण करेंगे कि कब तक हमको डिलीवरी करना है ना। और ग्राहकों तक डिलीवरी जो है शामिल किया जाता है परिवहन। इसका उद्देश्य है कि समय पर और कम लागत में माल पहुँचना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं लेकिन हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है कि कम समय में कम लागत पे माल को हम कस्टमर तक पहुंचाएं। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आ जाता है और इसके अंतर्गत हम बेहतर साधन चुनने का प्रयास करते हैं ताकि हम ग्राहक को सही समय पे डिलीवर कर सकें अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग, मांग और आपूर्ति योजना। दिस एक्टिविटी forecast customer demand and allegiance, production and inventory level accordingly. It help avoid shortage and excess stock. डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग करते हैं। अब डिमांड का अनुमान लगाते हैं, सप्लाई का प्लानिंग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ग्राहक की मांग का पूर्वानुमान लगाकर उत्पादन और स्टॉक स्तर को उसी के अनुसार समायोजित किया जाता है। ठीक है। भविष्य में ग्राहक का मांग कितना होने वाला है इसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं और पूर्वानुमान लगाने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग उत्पादन और स्टॉक के स्तर को मेंटेन करते हैं। भविष्य में हमको कितना डिमांड होने वाला है प्रोडक्ट का, उस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी हमको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कितना हमको स्टॉक रखना पड़ेगा, ये सारा चीज़ हम लोग डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग के अंतर्गत में समायोजित करते हैं।
इससे क्या होगा कि कमी या अधिक स्टॉक की समस्या जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, है ना। हमको भविष्य में कितना मांग आने वाला है, हम सप्लाई कितना करने वाले हैं, उनको हम पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा स्टॉक कम होने या अधिक होने का समस्या जो है समाप्त हो जाता है और हम जितना डिमांड आ रहा है उसको सप्लाई कर पाते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। कस्टमर सर्विस इंश्योर टाइमली डिलीवरी, प्रोडक्ट सपोर्ट, कंप्लेंट हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट। ग्राहक सेवा में समय पर डिलीवरी, उत्पाद सहायता, शिकायत निवारण और ग्राहक संतुष्टि व विश्वास बनाए रखना शामिल है। ठीक है जी, तो ग्राहक सेवा, अब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा में समय पर डिलीवरी, है ना, उनको कस्टमर को हम टाइम पर डिलीवरी दे पाए। उत्पादन सहायता, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ उनको सहायता चाहिए, जैसे हम कई ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसको हमको इंस्टॉल करके देना रहता है ना, स्टार्टिंग में उनको यूज़ करना नहीं आता, तो कंपनी जा कर के उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं और रन करके देते हैं, है ना। शिकायत निवारण, यदि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कंप्लेन है तो उसका निवारण करना चाहिए, कुछ समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना हमारा काम है। और ग्राहक संतुष्टि व विश्वास बनाए रखना जो है कस्टमर सर्विस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ग्राहक का कोई प्रोडक्ट संतुष्ट नहीं होगा तो वो कस्टमर फिर नेक्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा, और प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा तो आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो कस्टमर सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको टाइम पे उसको डिलीवरी देना पड़ेगा। यदि हम डिलीवरी देने में देरी करते हैं तो वो व्यक्ति कोई दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर लेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए कस्टमर को खुश रखना है या बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारी कंपनी के साथ विश्वास बनाए रखे और कंटिन्यू लॉयल बन करके हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करती रहे। ठीक है, तो ये हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पढ़े, इसका जो गतिविधि है, एक्टिविटीज़ है, क्या क्या करते हैं उनको। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टोर मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या होता है देखेंगे। तो ये स्टोर मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, मीनिंग क्या होता है स्टोर मैनेजमेंट का? डील विथ प्रॉपर स्टोरेज, सेफ्टी एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। सामग्री को सुरक्षित तरीके से संग्रहित और संभालने से संबंधित होता है। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट सामग्री प्रबंधन। तो हम देख रहे थे स्टोर मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट का डिफरेंस। तो इसका मीनिंग देख रहे थे हम लोग। स्टोर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? डील विथ प्रॉपर स्टोरेज, सेफ्टी एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। सामग्री को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करना और संभालने से संबंधित है। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल हम परचेज करके लाए हैं उसको हम कैसे रखेंगे, है ना, सुरक्षित तरीके से संग्रहित रखना ही हमारा स्टोर मैनेजमेंट का काम होता है। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मटेरियल के लिए हम प्लानिंग करना, खरीदना, नियंत्रण करना और वितरण करने से संबंधित होता है कि मटेरियल को हम कहाँ से खरीदें, उसको सामग्री को खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, कौन हमारा सप्लायर होगा, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, ये सारा चीज़ हमारा शामिल होता है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, स्टोर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंश्योर सेफ स्टोरेज एंड क्विक इशू ऑफ मटेरियल। सामग्री का सुरक्षित भंडारण और शीघ्र निर्गमन। ठीक है, तो हम जो सामग्री परचेज करके आए हैं उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव मेन यही होता है कि हम मटेरियल जो लाए हैं उसको सुरक्षित तरीके से भंडारण करके रखें और जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको शीघ्र ही निर्गमन कर सकें। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंश्योर राइट मटेरियल एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी
एट मिनिमम कॉस्ट, सही सामग्री सही समय पर न्यूनतम लागत में उपलब्ध करना ही मटेरियल मैनेजमेंट का काम होता है। मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। अब मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हमको कौन सी सामग्री चाहिए, उसमें से बेस्ट सामग्री सही समय पर और न्यूनतम लागत पर हमको उपलब्ध कराना, यही हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। स्कोप देखते हैं। स्कोप क्या होगा? स्टोर मैनेजमेंट का स्कोप लिमिटेड टू स्टोर रूम और वेयर हाउस, केवल गोदाम या स्टोर रूम तक सीमित। ठीक है, इसका जो स्कोप है वो खाली गोदाम और स्टोर रूम तक सीमित होता है ना। स्टोर मैनेजमेंट का काम केवल स्टोर करना होता है, जो मटेरियल हम परचेज करके लाएं उसको स्टोर तक रखना है। जबकि मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर हमारा स्टोर मैनेजमेंट भी शामिल हो जाता है ना। मटेरियल मैनेजमेंट इसका जो वाइडर स्कोप है, इसके अंतर्गत हम परचेसिंग, स्टोरिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, ये सारे चीज़ जो है शामिल करते हैं। मटेरियल को परचेज करना, स्टोर करके रखना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, लॉजिस्टिक, ये सारा चीज़ जो है हम लोग शामिल करते हैं। फंक्शन देखते हैं। स्टोर मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है? रिसीविंग, मटेरियल जो आ रहा है उसको प्राप्त करना, स्टोरिंग, इशूइंग, मेंटेनिंग स्टोर रिकॉर्ड। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो मटेरियल हम परचेस करके ला रहे हैं उसको प्राप्त करना, स्टोर करके रखना, और जब मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको निर्गमन करना और हमको स्टोर का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये हमारा काम होता है स्टोर मैनेजमेंट का। जबकि मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमको परचेस करना है, कौन सा सप्लायर से परचेस करना है, परचेस करने का काम करते हैं, वेंडर डिसाइड करते हैं, वेंडर सेलेक्ट करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। कौन सा मटेरियल खरीदना है उसका प्लानिंग करते हैं, फिर खरीदते हैं, वेंडर सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे वेंडर हैं, उसमें से बेस्ट वेंडर कौन है जिसके हमको उच्च क्वालिटी की प्रोडक्ट मटेरियल प्राप्त होगा कम कीमत पे, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग मटेरियल प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं। फोकस क्या होता है? स्टोर मैनेजमेंट का फोकस होता है सेफ कीपिंग प्लस प्रॉपर हैंडलिंग, सुरक्षा और सही हैंडलिंग। तो सुरक्षा के साथ हमको मटेरियल प्राप्त हो जाए, यही हमारा स्टोर या सुरक्षित रखना मटेरियल को, ये हमारा फोकस होता है। जबकि मटेरियल मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल करना और अनइंटरप्टेड सप्लाई। ठीक है, ये हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का फोकस होता है। लागत नियंत्रित और निरंतर आपूर्ति, कम लागत में हमको माल प्राप्त हो जाए, बेहतर तरीके से उसका नियंत्रण हम करें, कम लागत पे हमको प्राप्त हो जाए, नियंत्रण अच्छे तरीके से हो, जब जब हमको मटेरियल की आवश्यकता पड़े हम उसको आपूर्ति करते रहें, ताकि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आए, बेहतर तरीके से प्रोडक्शन हो, ये हमारा फोकस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या होता है? तो स्टोर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? स्टोर कीपर का होगा। वेयर हाउस इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो अच्छे तरीके से स्टोर का मैनेजमेंट करे। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए किसका जिम्मेदारी होगा? तो मटेरियल मैनेजर का होगा, परचेस मैनेजर का, इनकी जिम्मेदारी होगी। टाइम ओरिएंटेड, समय दृष्टिकोण, शॉर्ट टाइम, डे टू डे ऑपरेशन, ये जो मटेरियल स्टोर मैनेजमेंट के अंतर्गत शॉर्ट टर्म, डे टू डे ऑपरेशन ये आ जाते हैं हमारे, है ना। जब हमको डेली मटेरियल की आवश्यकता पड़ रही तो हम स्टोर से मटेरियल सप्लाई करेंगे, या शॉर्ट टाइम के लिए होगा। मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और कोऑर्डिनेशन, दीर्घकालिक योजना और समन्वय बना के चलते हैं कि हमको लॉन्ग टाइम तक, साल भर तक, 2 साल तक, 3 साल तक हमको सप्लायर को चयन करते हैं, वो कंटिन्यू हमको मटेरियल सप्लाई करता है ना, समन्वय बना करके उसके साथ रखते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड रूटीन बेस, सीमित और नियमित, ये जो डिसीजन लेने का काम होता है वो स्टोर मैनेजमेंट में सीमित होता है, लिमिटेड डिसीजन लेते हैं और नियमित लेते रहते हैं, डेली। जब भी हमको
स्टोर से मटेरियल इशू कराना है तो वो डिसीजन लेकर के तुरंत मटेरियल इशू किया जाएगा। और ये इसमें क्या होगा, मटेरियल मैनेजमेंट का डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड लेगा, है ना। ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रेटजिक एंड कॉस्ट रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन हम लेंगे तो ब्रॉड लेवल का होगा, व्यापक लेवल का। स्ट्रेटजिक एंड कॉस्ट रिलेटेड होगा हमारा डिसीजन जो है ना, ताकि कॉस्ट को हम कम से कम कर सके, ये हमारा। और रणनीतिक होगा कि हम उच्च गुणवत्ता की मटेरियल कहाँ से परचेज करें, अभी जो सप्लायर है क्या उससे हम कंटिन्यू परचेज करें, ये सारा चीज़ हमारा बहुत सारा डिसीजन होगा। कंट्रोल एरिया, स्टोर मैनेजमेंट का कंट्रोल एरिया क्या क्या हो सकता है, स्टोर स्पेस, लेआउट, स्टोरेज मेथड, ये सारा चीज़ हमारा कंट्रोल एरिया हो जाएगा इसका। मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत इन्वेंट्री लेवल, कितनी मात्रा में हमको स्टॉक रखना है, परचेज बजट, सप्लायर परफॉर्मेंस, ये सारा चीज़ जो है हमारा कंट्रोल एरिया हो जाएगा। इंड आउटपुट, एफिशिएंट स्टोरेज। इंड आउटपुट, अब जो स्टोर मैनेजमेंट है उसका आउटपुट क्या है, एफिशिएंट स्टोरेज होता है, कुशल भंडारण करना इसका कार्य है, आउटपुट है। और मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि एफिशिएंट फ्लो ऑफ मटेरियल, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। जो मटेरियल है उसका हम सुचारू रूप से आपूर्ति करें ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो निरंतर चलती रहे, और कॉस्ट सेविंग करना, लागत कम आए, है ना। जब हम बल्क में मटेरियल परचेस करते हैं तो या बेहतर हम सप्लायर का चयन करते हैं तो उसके साथ अच्छे प्राइस पे मटेरियल सप्लाई का डील होता है तो हमको उससे कॉस्ट कम आता है। या हम बल्क में माल खरीदते हैं तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का कॉस्ट कम आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन है उसका सुचारू रूप से संचालन करना और लागत का बचत करना हमारा आउटपुट होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ स्टोर मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट का डिफरेंस। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का क्या अंतर है ये देखेंगे। तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे पहले। तो लॉजिस्टिक के अंतर्गत क्या आएगा, लॉजिस्टिक का मीनिंग क्या होगा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, माल के आवागमन और भंडारण की योजना और नियंत्रण। ठीक है, तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है जी, जो माल आ रहा है आगमन, उसका भंडारण की योजना और नियंत्रण करना, ये हमारे लॉजिस्टिक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जो भी हम मटेरियल परचेज किए हैं उसको, उसका आगमन, उसका स्टोर करके रखना और नियंत्रण करना, ये सारा चीज़ हमारा लॉजिस्टिक के अंदर। सप्लाई चेन में क्या आ जाएगा, मैनेजिंग एंटायर फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स। तो सप्लायर से ग्राहक तक संपूर्ण सामग्री प्रवाह का प्रबंधन जिसमें लॉजिस्टिक्स शामिल है। ठीक है, तो सप्लाई चेन जो है बहुत वाइड है जिसमें हमारा लॉजिस्टिक भी शामिल हो जाता है। इसमें हम लोग सप्लायर से लेकर कस्टमर तक के सामग्री प्रवाह को शामिल करते हैं। ठीक है, सप्लायर से ग्राहक तक संपूर्ण सामग्री प्रवाह का प्रबंधन करते हैं। ठीक है जी, सप्लाई चेन में सप्लायर हमको मटेरियल देगा, स्टोर करेंगे, वो सारा चीज़ शामिल हो जाएगा। हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद फिर से कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है उसको सप्लाई करना, ये सारा चीज़ जो है शामिल हो जाता है सप्लाई चेन में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, लॉजिस्टिक का ऑब्जेक्टिव, डिलीवर प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट कंडीशन एट मिनिमम कॉस्ट। उत्पादों को सही स्थान, सही समय, सही स्थिति और न्यूनतम लागत में पहुंचाना। ठीक है, तो लॉजिस्टिक का यही उद्देश्य है कि जो उत्पाद हैं उनको सही स्थान पर, सही समय में, सही स्थिति और न्यूनतम लागत में पहुंचाना जो है लॉजिस्टिक का ऑब्जेक्टिव होता है। सप्लाई चेन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, इंटीग्रेट ऑल सप्लाई ओरिएंटेड
integrate all supply related function to reduce cost, improve quality, increase customer satisfaction। सभी सप्लाई कार्यों को जोड़कर लागत कम करना, गुणवत्ता बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना, ये सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव होता है। इंटीग्रेट ऑल सप्लाई रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, सभी जो सप्लाई कार्य है उनको जोड़ करके लागत कम करना, ठीक है, जितने भी सप्लाई कार्य हैं उनको हम जोड़ देंगे और ये कोशिश करेंगे कि उससे लागत जो है कम आए हमारा। गुणवत्ता को बढ़ाना, क्वालिटी इंप्रूव करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, ठीक है। जब हम कस्टमर को राइट टाइम पे या जो वो और डेट है जिस डेट में हमको डिलीवर करना है उससे जब हम पहले पहुंचा देते हैं जो, तो हमारा क्या हो जाता है, ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम पे हमको मटेरियल को उनको पहुंचाना है बेहतर गुणवत्ता मेंटेन करके, तो इससे ग्राहक की संतुष्टि जो है बढ़ जाएगी और ये हमारा सप्लाई चेन का ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सप्लाई कार्यों को जोड़कर लागत कम करना, गुणवत्ता बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना। नेक्स्ट है स्कोप, क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक के स्कोप क्या हो जाएगा, लिमिटेड टू मूवमेंट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स, केवल आगमन, भंडारण और हैंडलिंग तक सीमित है, ठीक है। जो लॉजिस्टिक का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, जो मटेरियल आया उसका स्टोरेज करना और हैंडलिंग तक यह जो है सीमित है। जबकि सप्लाई चेन का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, वाइडर स्कोप इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लायर एंड कस्टमर कोऑर्डिनेशन, व्यापक क्षेत्र में जिसमें खरीद, उत्पादन, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री वितरण, सप्लायर और ग्राहक समन्वय शामिल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये सप्लाई चेन के अंतर्गत लॉजिस्टिक भी शामिल होता है और ये सप्लाई चेन का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है ना। इसमें हम लोग खरीद करना, उत्पाद करना, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री वितरण करना, ये सारा चीज़ हम लोग जो है शामिल करते हैं। फंक्शन क्या है देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सारा चीज़ जो है हमारा लॉजिस्टिक का फंक्शन है, ठीक है जी। इसके अंतर्गत हम परिवहन करते हैं, भंडारण करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, सामग्री प्रबंधन करते हैं, मटेरियल जो प्राप्त करना है उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्डर पूरा करना, ये सारा चीज़ हमारा शामिल होता है। जबकि हमारा सप्लाई चेन है उसके अंतर्गत मटेरियल खरीदना, उत्पाद खरीदना, उत्पाद की योजना बनाना, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री नियंत्रण करना, सप्लायर ग्राहक समन्वय, सप्लायर और ग्राहक के बीच समन्वय, मांग का पूर्वानुमान, वितरण नेटवर्क डिजाइन करना, ये सारा चीज़ हमारा शामिल हो जाता है। फोकस क्या है, तो इफिशिएंट मूवमेंट एंड स्टोरेज, कुशल आवागमन और भंडारण, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक है उसके अंतर्गत हम कुशल आवागमन और भंडारण, जो मटेरियल हमारा मूवमेंट है और स्टोरेज है वो बेहतर तरीके से करना। जबकि हमारा सप्लाई चेन का फोकस क्या है, एफिशिएंट इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटायर सप्लाई चेन, पूरी सप्लाई चेन का कुशल एकीकरण और समन्वय करना, ठीक है। जितने भी सप्लाई चेन है हमारा, जो पूरा सप्लाई चेन है उसका कुशल एकीकरण और समन्वय करना, ठीक है, ये हमारा फोकस हो जाता है। टाइम ओरिएंटेशन, तो जो लॉजिस्टिक है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालिक होता है ना, ऑपरेशनल स्तर पर होता है ये। जबकि जो हमारा सप्लाई चेन है वो लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजिक होता है, रणनीतिक होता है, लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहता है। लॉजिस्टिक है हमारा टाइम ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। ये तो देखिए। सातवां रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का हिस्सा है जो हमारा लॉजिस्टिक है वो। जबकि
सप्लाई चेन में हम क्या देखते हैं, इंक्लूड्स लॉजिस्टिक एज अ कंपोनेंट, इसमें लॉजिस्टिक शामिल होता है जी, ठीक है जी। तो सप्लाई चेन का हिस्सा है कौन, लॉजिस्टिक, और इंक्लूड लॉजिस्टिक एज अ कंपोनेंट, इसमें जो सप्लाई चेन है उसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक को भी शामिल करते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है, तो लॉजिस्टिक का एंड रिजल्ट है टाइमली डिलीवरी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, समय पर डिलीवरी और कुशल परिवहन करना जो है हमारा लॉजिस्टिक का उद्देश्य होता है या रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। जबकि सप्लाई चेन का परिणाम क्या होता है, ओवरऑल इफिशियंसी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम, प्रणाली की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार करना हमारा सप्लाई चेन का कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का डिफरेंस देख लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।